जयपुर से ये खबर है जहां भजनलाल सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। सीएमओ में होगी कैबिनेट की बैठक और फिर कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री परिषद की बैठक भी होगी। सरकार के 2 साल पूरे होने के चलते ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। बैठक में 2 वर्ष की उपलब्धियों की समीक्षा एवं आगामी योजनाओं पर हो सकती है चर्चा। तो सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अब से थोड़ी देर में शुरू होगी भजनलाल कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। बैठक में 2 वर्षों की उपलब्धियों की समीक्षा होगी एवं आगामी योजनाओं पर हो सकती है चर्चा। अब से थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है और आधा दर्जन विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार के 2 साल की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। निकाय पंचायत चुनाव पर भी फैसला हो सकता है, इस तरह की जानकारी आ रही है। और कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं वो कैबिनेट की बैठक के लिए निकल चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज होने वाली इस कैबिनेट की बैठक में निकाय चुनाव पर भी चर्चा होना संभव है। तो क्या आज सरकार निकाय चुनाव को लेकर कोई रणनीति बना सकती है? क्या भजनलाल सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक में आज कौन कौन से बड़े फैसले लिए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री परिषद की बैठक भी होने वाली है आज। तो सरकार के 2 साल पूरे होने के चलते ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। कुछ बड़े फैसले भजनलाल सरकार ले सकती है। अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर शहर में तमाम थानों में तैनात पुलिस निरीक्षक के लिए ये खबर है और ये खबर उनके लिए बहुत जरूरी है। बिना परमिशन रात 12 बजे से पहले थाना ना छोड़े पुलिस निरीक्षक। अधिकांश थाने किए जा चुके सक्षम स्तर पर चेक। कई शाम 8 बजे के बाद गायब मिले हैं पुलिस निरीक्षक। ऐसे में आगामी तबादला सूची में बदले जाएंगे लापरवाह पुलिस निरीक्षकों के जो पद हैं उनके ट्रांसफर हो सकते हैं। ऐसे पुलिस निरीक्षक की बन चुकी है सूची। पुलिस थाने में रोजाना आमजन सुनवाई के समय मौजूद होते हैं, लेकिन वहां पर कई बार पुलिस निरीक्षक ही नदारद होते हैं। तो अब आपको बहुत जल्द पुलिस निरीक्षकों की जो तबादला सूची है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि राजस्थान में सरकार थानों में पुलिस निरीक्षकों की कार्यशैली को लेकर लगातार सख्त नजर आ रही है। और थानों में पुलिस निरीक्षक को 12 बजे तक रहना है, लेकिन 8 बजे के बाद कई थानों में पुलिस निरीक्षक नदारद नजर आए। तो जयपुर शहर में तमाम थानों में तैनात पुलिस निरीक्षकों के लिए ये महत्वपूर्ण खबर है। लापरवाह पुलिस निरीक्षकों के तबादले किए जा सकते हैं। बहुत जल्द तबादला सूची आपके सामने आ सकती है। और एक और खबर राजधानी जयपुर से आ रही है। विद्युत भवन में ऊर्जा विभाग की हाई लेवल मीटिंग हुई और ये बैठक अभी फिलहाल खत्म हो चुकी है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अधिकारियों से समीक्षा बैठक की है। बैठक में खास तौर पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना, स्मार्ट मीटर, रबी सीजन में प्रॉपर सप्लाई मुख्य बिंदु रहे इस बैठक के। बैठक में प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा अजिताभ शर्मा, चेयरमैन डिस्कॉम आरती डोगरा, आरआरईसी सीएमडी रोहित गुप्ता, एमडी ऊर्जा विकास निगम ओम कसेरा, सीएमडी उत्पादन निगम देवेंद्र श्रगी रहे मौजूद। एमडी अजमेर डिस्कॉम एवं जोधपुर डिस्कॉम वीसी से जुड़े। बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कैबिनेट मीटिंग के लिए सचिवालय के लिए रवाना हो चुके हैं। तो जयपुर से बड़ी खबर, विद्युत भवन में ऊर्जा विभाग की हाई लेवल मीटिंग खत्म हो चुकी है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना समेत स्मार्ट मीटर रबी सीजन में प्रॉपर सप्लाई को लेकर मंथन विद्युत विभाग की इस मीटिंग में किया गया। हमारे सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, बिजली महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुख्य तौर पर सिंचाई के लिए, किसानों के लिए। क्या बिंदु रहे इस मीटिंग में? मंत्री हीरालाल नागर के नेतृत्व में मीटिंग हुई है, क्या फैसले लिए गए?
बिल्कुल नंदिनी, जो बिजली विभाग है वो काफी महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। इससे किसान भी और आम लोग भी, साथ ही साथ उद्योग भी सीधे तौर पर जुड़े हुए होते हैं। और अभी का जो सीजन है वो काफी महत्वपूर्ण है। इसी को देखते हुए हाई लेवल मीटिंग हुई है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने तमाम जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ विद्युत भवन में ये बैठक की है, जिसमें सबसे बड़े मुद्दे, चूंकि अभी जिस तरह से ग्रीन एनर्जी की तरफ जो पूरा रुझान आ रहा है और खासतौर पर राजस्थान जैसे प्रदेश पर सबकी निगाहें हैं, तो सबसे ज्यादा इसी पर चर्चा हुई कि किस तरह से जो पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना, जिसके तहत सोलर लगाए जा रहे हैं, सोलर पैनल, उसको लेकर बातचीत हुई है। 150 यूनिट फ्री बिजली योजना का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है और अब उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं। तो उस पर किस तरह की प्रगति चल रही है, विभाग कितना काम कर रहा है, इसको लेकर चर्चा हुई है कि जल्दी से जल्दी लोगों को ये राहत कैसे मिलेगी। 150 यूनिट के लिए लोगों को सोलर पैनल में कितनी अभी तक विभाग तैयार हो चुका है, इसके लेकर अधिकारियों से बातचीत की है। दूसरी ओर जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जो ट्रेडिशनल मीटर्स को हटाकर, तो स्मार्ट मीटर की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली है कि कितना आगे काम बढ़ गया है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि रबी का सीजन, जो कि किसानों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो किसानों को इस समय में प्रॉपर बिजली सप्लाई की जरूरत रहती है, क्योंकि डिमांड बढ़ती है तो कई बार बिजली की कमी आ जाती है। लिहाजा पहले ही इससे सचेत रहने के लिए और तमाम बंदोबस्त करने के निर्देश दिए गए हैं कि रबी के सीजन में जो किसान हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना आए, उनकी फसलें बिजली की कमी की वजह से प्रभावित ना हो। इसके लिए तमाम जो ऑल्टरनेटिव भी हैं इनकी बिजली विभाग के पास, कुछ जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं वो भी समय पर कर ली जाए। तमाम मुद्दों को लेकर बैठक हुई, हाई लेवल बैठक इसको कहा गया है। और इसी को लेकर सुनील, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो विद्युत मंत्री हीरालाल नागर के नेतृत्व में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि जो चर्चा हुई है अलग अलग क्षेत्रों में, बिजली क्षेत्र में, और क्या सुधार देखने को प्रदेश में मिलता है। वहीं राजस्थान की लोक संस्कृति, पारंपरिक कलाओं और जन भागीदारी को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा घूमर फेस्टिवल 2025 का आज प्रदेश के 7 संभागीय मुख्यालयों पर एक साथ भव्य आयोजन किया जाएगा। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर 7 संभागों में आज शाम एक ही समय पर महोत्सव का शुभारंभ होगा। बड़ी संख्या में प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। बेस्ट ग्रुप डांस, बेस्ट कॉस्ट्यूम, बेस्ट ज्वेलरी, बेस्ट सिंक्रोनाइजिंग और बेस्ट कोरियोग्राफी जैसे अवार्ड दिए जाएंगे। जयपुर और जोधपुर में 2,34,000 रुपए के पुरस्कार एवं अन्य संभाग पर 1,04,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। जयपुर में फुटबॉल ग्राउंड, विद्याधर नगर स्टेडियम, अजमेर में खेल स्टेडियम, भरतपुर में विश्वप्रिय शास्त्री पार्क, बीकानेर में डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम और जोधपुर में राजकीय उम्मेद स्टेडियम एवं कोटा में शौर्य घाट पर कार्यक्रम आयोजित होगा। और अब खबर जयपुर से। राजस्थान युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन कल कथित वोट गड़बड़ी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप के नेतृत्व में यह हल्ला बोल कल देखने को मिलेगा। एसआईआर, वोट चोरी, बेरोजगारी और किसान मुआवजे को लेकर यह विरोध प्रदर्शन कल किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुधींद्र मूंड, यशवीर सूरा इस दौरान मौजूद रहेंगे। मीडिया विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष उज्जवल शर्मा ने इस विरोध प्रदर्शन को लेकर जानकारी दी है। तो कल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस के तमाम नेता राजस्थान सरकार के कार्यों को लेकर उनका घेराव करेंगे। मीडिया विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष की तरफ से जानकारी दी गई है कि कल कांग्रेस पार्टी के युवा सड़कों पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के काटल चौराहे पर बुधवार सुबह पिंडवाड़ा निवासी समुद्र सिंह का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक मंगलवार शाम से घर नहीं लौटा था। परिजनों ने सुबह खोजबीन के दौरान शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। एएसआई ओम प्रकाश बिश्नोई पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे और शव को पिंडवाड़ा राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मौत के कारणों की जांच कर रही है।
वहीं नागौर से खबर है, जहां पर ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत नागौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 84 बैंक खातों का इंटर स्टेट साइबर फ्रॉड नेटवर्क बेनकाब किया है पुलिस ने। युवा 8 से 15 हजार रुपए में अपने बैंक खाते बेच रहे थे। 21 एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिनसे यूपीआई पासवर्ड और फ्रॉड एप्स नियंत्रित होते थे। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि साइबर अपराधियों के चयन पर नागौर पुलिस को जो है सीधे तौर पर बड़ी सफलता मिली है। और ये चोट है इन तमाम रैकेट चलाने वाले लोगों के लिए। इंटरस्टेट साइबर अपराधों का हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली तक लिंक बताया जा रहा है। जिला नागौर पुलिस द्वारा पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में ऑपरेशन साइबर शील्ड, जो कि साइबर क्राइम के विरुद्ध एक राजस्थान पुलिस का अभियान है, वो चलाया जा रहा है। साइबर क्राइम के विविध स्वरूप हैं और पूरे आर्किटेक्चर में, जैसा पहले भी चर्चा हुई थी, म्यूल अकाउंट्स का एक हॉटस्पॉट है नागौर। इसी क्रम में एक बड़ी और महत्वपूर्ण कार्रवाई को नागौर पुलिस द्वारा अंजाम दिया गया है, जिसमें कि एक प्रकरण I4C द्वारा प्रोवाइडेड सूचना के आधार पर दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में कुल 84 म्यूल खाता धारकों का एक डेटा जो है उसको एनालाइज किया गया और इसमें कुल 24 संदिग्ध खाता धारक जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इन ओवरऑल 84 बैंक खातों का ओवरऑल इंटरस्टेट क्या लिंकेजेस हैं, किन किन साइबर फ्रॉड में इनको इस्तेमाल किया गया है, इस बारे में अनुसंधान चल रहा है। ओवरऑल लगभग ये प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में जानकारी मिली है, लगभग 8 से 10 हजार रुपए के लालच में ये अपना म्यूल अकाउंट जो है साइबर क्राइम के लिए उपलब्ध करवा रहे थे। ओवरऑल जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे 20 से ज्यादा मोबाइल फोन्स जब्त किए गए हैं। इन मोबाइल फोन्स में भी और विस्तृत डेटा, यूपीआई, बैंक अकाउंट्स, लॉगिन और तमाम कम्युनिकेशन। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां पर गुरुवार से शुरू होगी प्रदेश में अर्धवार्षिक परीक्षाएं। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक विद्यार्थी परीक्षा देंगे। करीब 43,000 निजी और सरकारी स्कूलों में ये परीक्षाएं होने वाली हैं। सीबीएसई और आदर्श विद्या मंदिर स्कूलों के अलावा सभी स्कूलों में परीक्षाएं आयोजित होंगी। 45 लाख परीक्षार्थी होंगे परीक्षा में शामिल। 2 दिसंबर तक चलेंगी सभी कक्षाओं की परीक्षाएं। झुंझुनू में 1,20,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं स्कूलों में परीक्षा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल सुबह 9:30 बजे पहला पेपर होगा। चारों कक्षा के विद्यार्थियों का पहले दिन सामना अंग्रेजी के पेपर से होने वाला है, तो एग्जाम को लेकर तैयारियां स्कूल में जोर शोर से हो रही हैं। हमने सभी प्रश्न पत्र के पैकेट्स हैं वो थानों में सुरक्षित रखवा दिए हैं। हमारे जितने भी पीओ यूसीओ थे उनको केंद्रवार प्रश्न पत्र दिए गए थे, कल वितरण किया गया था। थानों में उन्होंने सुरक्षित अलमारियां सील कर दी हैं। इस परीक्षा में गवर्नमेंट के 562 स्कूल्स हैं जिनमें 9 से 12 के एग्जाम होंगे और प्राइवेट में 683 स्कूल्स हैं जिनमें ये एग्जाम होना है। कुल 1,20,147 बच्चे इसमें भाग लेंगे, जिसमें राजकीय विद्यालय के 43,325 हैं और निजी विद्यालयों के 76,822 विद्यार्थी भाग लेंगे। 378 पैकेट्स हमारे पास आए थे पीओ वाइज, यूसीओ वाइज, जो कल हमने सबको वितरित कर दिए हैं। स्कूल में जो स्कूल का केंद्राधीक्षक वही रहेगा, जो संस्था प्रधान है उसकी जिम्मेदारी रहेगी, वो पीओ से यूसीओ से प्रश्न पत्र लेगा। पीओ यूसीओ जहां थाने में उनकी अलमारी रखी है वहां से प्रश्न पत्र लाएगा। निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय उसके अधीनस्थ हैं, उनको 30 मिनट पूर्व परीक्षा प्रारंभ होने से वो प्रश्न पत्र वितरित करेगा। उड़न दस्ते समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने ब्लॉक के प्रभारी रहेंगे जो परीक्षा की जांच करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी मलसीसर रोड पर पुलिया के पास चलते ट्रैक्टर में अचानक से आग लग गई, जिससे चालक घबरा गया और नियंत्रण खोते ही ट्रैक्टर सड़क के किनारे पलट गया। गनीमत रही कि चालक समय रहते कूद गया और बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत झुंझुनू नगर परिषद के अग्निशमन केंद्र को सूचना दी है, जिस पर दमकल टीम मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाया गया। नगर परिषद के अग्निशमन अधिकारी बुलकेश के अनुसार ट्रैक्टर में आग लगने की संभावना शॉर्ट सर्किट से जताई जा रही है। सूचना मिली थी ट्रैक्टर में आग लगने को,
तो फिर हमारी फायर ब्रिगेड रवाना हुई, उसमें 2 फायरमैन, एक ड्राइवर रवाना हुए थे। वहाँ पे जाके देखा तो ट्रैक्टर पलटी खा गया था और उसमें जाके धुआं निकल रहा था, कोई ज़्यादा बड़ी आग नहीं थी, तो उन्होंने पानी डाल के आग को काबू पा लिया गया। ये मलसीसर रोड की है, अपने पुलिया के पास से, ये जो बोआई करता। वहीं प्रतापगढ़ के इंदिरा कॉलोनी स्थित इंदिरा गांधी स्मारक पर बुधवार को कांग्रेस जनों ने भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और भारत रत्न इंदिरा गांधी की जन्म जयंती पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का नेतृत्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिग्विजय सिंह कुलथाना ने किया, जिसमें पूर्व पार्षद विक्रम मालवीय, जिला उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस राजदीप सिंह कुलथाना समेत कई कार्यकर्ता और युवा नेता उपस्थित रहे। वक्ताओं ने इंदिरा गांधी के देश हित, दृढ़ता और दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की है और उनके आदर्शों पर चलने और जनहित को सर्वोपरि रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम श्रद्धा और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करने हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ स्टेचू पर पहुंचे हैं। और इंदिरा गांधी अपने अदम्य साहस, दूरदर्शिता, दृढ़ निर्णय शक्ति से उन्होंने न केवल भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेकर देश के वैश्विक मंच पर एक सशक्त पहचान दिलाई। आज इंदिरा गांधी को हम सभी याद करते हैं क्योंकि वो आयरन लेडी थी इंदिरा गांधी। उन्होंने भारत में एकता और अखंडता के लिए अपने आप की आहुति दे दी है, पर भारत को खंडित नहीं होने दिया है। इंदिरा गांधी वह शख्सियत थी कि भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे प्रतिपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को जेनेवा भेजा था, ऐसी अखंडता और एकता की प्रतीक। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भरतपुर से। खबर है जहां पर एक और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए औद्योगिक गतिविधियों पर सख्त पाबंदियां लागू हैं। वहीं भरतपुर के कई इलाकों में ग्रेप ट्री पूरी तरह बेअसर दिखाई दे रहा है। रात के समय क्रेशर और दिन में ओवरलोड डंपर धूल का धमाका कर रहे हैं। गुर्जर बलाई क्षेत्र में संचालित क्रैशर भी बिना किसी रोक टोक के खुलेआम चल रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जब विभागीय टीम कार्रवाई के लिए पहुंची तो मजदूर बिना हेलमेट, बिना मास्क और बिना यूनिफॉर्म के काम करते मिले, लेकिन टीम ने कार्रवाई की जगह केवल खानापूर्ति कर मामला रफा दफा कर दिया। मीडिया के सवालों पर भी अधिकारियों ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, जिससे मिलीभगत के आरोप और मजबूत हो गए हैं। वहीं नारायणपुर के लीला मंडा गांव से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर एक बेटे ने अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी। इस हादसे ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। आरोप है कि 28 वर्षीय राहुल शर्मा ने अपनी मां कमला देवी के सर पर चारपाई की लाठी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही नारायणपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मॉर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं, जबकि आरोपी बेटा वारदात के बाद से फरार है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं भीलवाड़ा स्कूल हादसे के बाद पूरे राजस्थान में स्कूल भवनों का सर्वे हुआ है, पर हालात कितने बदले। सिरोही जिले के आबू रोड उपखंड के छापरी गांव की ये तस्वीरें देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जहां 140 बच्चे एक ऐसे निजी कमरे में ठूसे जा रहे हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। और विडंबना ये है कि खतरनाक घोषित स्कूल भवन में आज भी पोषाहार और शौचालय की व्यवस्था चल रही है। अगस्त 2025 में हुए सरकारी सर्वे में इस स्कूल के पुराने भवन को कंडम घोषित कर दिया गया था, यानी बच्चों के बैठने तो दूर, पास जाना भी जोखिम। लेकिन 4 महीने बीतने के बाद भी हालात चस के तस हैं। यहाँ 140 बच्चे भेड़ बकरियों की तरह एक दूसरे के ऊपर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। आधे कमरे में मकान मालिक का सामान और आधे कमरे में मासूमों की भीड़। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक एक ही कमरे में एक ही छत के नीचे 7 शिक्षकों की तैनाती जरूर है, मगर पढ़ाई कैसे होती होगी ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं। 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन नए स्कूल भवन का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि अगर काम ऐसे ही टलता रहा तो क्या होगा। यूपीएस छापरी में कार्यरत हूँ और यहाँ जो है वो बिल्डिंग मतलब 84 की बनी है, लेकिन दोनों कमरे जर्जर हो चुके हैं और सरकार ने इसे मतलब 2 महीने से करीब जर्जर घोषित किया हुआ है। और बच्चे जो है वो जैन भवन में बैठते हैं, लेकिन मतलब बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है और टीचर्स को भी मतलब दिन में 10-15 चक्कर काटने पड़ते हैं यहाँ बच्चों के साथ साथ में। और पोषाहार के लिए बच्चों को इधर आना पड़ता है, तो बच्चे रोड पे जाए, कुछ हो जाए, उनके साथ दुर्घटना हो जाए तो टीचर्स को भी और बच्चों को भी बहुत अलर्ट रहना पड़ता है।
और यहाँ करीबन 7 का स्टाफ है, जिसमें से मतलब एक टीचर को तो डेपुटेशन पे रहते शुरू पगला और एक मैडम छुट्टी पे रहती नहीं। मैं राजकीय प्राथमिक उच्च विद्यालय की शिक्षिका हूँ। ये बिल्डिंग 84 की बनी हुई है सर, और अभी पूरी जर्जर हो चुकी है। सरकार ने बिल्कुल बंद कर दिया, इसको सील कर दिया, लेकिन अभी एक रूम सही है तो उस वजह से उसमें पोशाक बन रहा है, पर वो भी अभी जर्जर हो रहा है। ऑर्डर तो आ चुके हैं, लेकिन अभी तक बिल्डिंग का काम शुरू नहीं हुआ है। बच्चे को कहाँ बिठाया? बच्चों को पास में चौकी, पुलिस चौकी के पास में छापरी में जैन भवन में अभी बैठाया जा रहा है, शिक्षण कराया जा रहा है। मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छापरी सूरपुकला आबू में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आपके बच्चे एक रूम के अंदर ही रहे? और हमारा जो विद्यालय भवन है वो जर्जर अवस्था में है, इसलिए वहाँ से ये बारिश के मौसम में अगस्त के अंदर जर्जर घोषित होने के बाद में यहाँ निकट ही जैन भवन के अंदर संचालित किया जा रहा है, जहाँ पर केवल एक रूम है और एक छोटा सा बरामदा है, जिसके अंदर लगभग 100-110 बच्चे प्रतिदिन उपस्थिति रहती है। जैसे वहीं कोटा के गिरधरपुरा गांव में पुराने लेन देन के विवाद में हिंसक मोड़ ले लिया। आरोप है कि पड़ोसियों ने अचानक से हमला करते हुए पीड़ित परिवार की कार में जमकर तोड़फोड़ की और लाठी डंडों से कार के शीशे तोड़ दिए। इसी दौरान एक नाबालिग बालक के साथ मारपीट भी की गई, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पीड़ित महेश सुमन का कहना है कि पैसों के विवाद को लेकर पहले से चली आ रही रंजिश के चलते यह हमला किया गया और उन्हें शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। नालंदा थाने में कार्रवाई न मिलने के बाद पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और गांव में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। बयाना जनाना अस्पताल में 5 वर्षों के इंतजार के बाद महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेणु गुर्जर की नियुक्ति कर दी गई है, जिससे ग्रामीण और डांग क्षेत्र की महिलाओं को बेहतर और समय पर इलाज मिलने लगा है। पहले से तैनात डॉक्टर साहब सिंह मीणा के साथ मिलकर दोनों विशेषज्ञ अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं, जिससे महिला मरीजों में जागरूकता और भरोसा बढ़ा है। अब महिलाएं संकोच के बिना अपनी समस्याएं बता पा रही हैं। करीब 2 महीने पहले डॉक्टर रेणु दायमा जी एज ए गायनिकोलॉजिस्ट अपॉइंट हुई, उससे जो जनाना की व्यवस्था है वो पहले से बेहतर हुई। ऑपरेशन जो पहले हम कम कर पाते थे, उसकी रफ्तार भी बढ़ी। देखिए, अब 2 गायनी वाले डॉक्टर्स हो गए हैं, तो सिजेरियन की फैसिलिटी बढ़ गई है पेशेंट के लिए। तो हमें इमरजेंसी में पेशेंट नहीं भेज सकते, हम सिजेरियन करेंगे यहाँ पेशेंट का, तो पेशेंट को उसका फायदा मिलेगा, भरतपुर नहीं जाना पड़ेगा पेशेंट को। डॉक्टर साहब उनका व्यवहार अच्छा है, वो अच्छी व्यवहार रखती हैं लोगों के साथ, अच्छा वो देती हैं। क्या कहना चाहते हैं जो डॉक्टर हैं? जो डॉक्टर हैं बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया व्यवहार है, अच्छी तरह से।